एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो इमेजिन करते हैं। सोचिए 13वीं सदी का टाइम है। इंग्लैंड के एक मैथ में कुछ सन्यासी बैठे हैं और अपनी भेड़ों की ऊन का सौदा कर रहे हैं। ओह, सन्यासी और बिजनेस, ये थोड़ा अजीब कॉम्बिनेशन लग रहा है। वही तो, लेकिन ये कोई आम सौदा नहीं है। उन्होंने आज ही ये अग्रीमेंट साइन कर लिया है कि अगले 20 साल तक उनकी भेड़ों से जो भी ऊन निकलेगी ना, वो एक तय कीमत पर इटली के व्यापारियों को बेची जाएगी। 20 साल आगे का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब फ्यूचर्स ट्रेडिंग एक तरह से। एग्जैक्टली 20 साल पहले ही भविष्य का सौदा हो गया। तो जब हम फाइनेंशियल इंजीनियरिंग या डेरिवेटिव्स जैसे भारी भरकम शब्द सुनते हैं तो लगता है कि ये पक्का वॉल स्ट्रीट के किसी सुपर कंप्यूटर में बनी कोई नई कॉम्प्लेक्स चीज होगी। हाँ, आमतौर पर लोगों को यही लगता है कि ये बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। राइट। लेकिन इंसान सदियों से फ्यूचर के रिस्क को कम करने की कोशिश करता आ रहा है। तो आज के इस मेंटोरिंग सेशन में हम इसी कॉन्सेप्ट की जड़ों तक जाएंगे। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास NISM मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स का एक बहुत ही डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। चैप्टर 1 है ये, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, द ब्लूप्रिंट ऑफ फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। हाँ, और इस डीप डाइव का मेन मकसद ही यही है कि हम इस पूरे फ्रेमवर्क के पीछे के असली मैकेनिज्म को समझें। तो अगर बिल्कुल बेसिक से शुरू करें यार, तो ये डेरिवेटिव आखिर भला क्या है? डॉक्यूमेंट में एक टर्म यूज हुआ है, डेरिवेटिव डेथ। देखिए, डेरिवेटिव शब्द की उत्पत्ति ही उसकी वर्किंग को समझाती है। ये किसी और चीज से डिराइव हो रहा है, इसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। मतलब उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। सही बात है। NISM के फ्रेमवर्क के हिसाब से एक फंडामेंटल रूल है कि किसी भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू या आंतरिक मूल्य नहीं होता। ये सिर्फ एक प्राइसिंग टेदर है। एक टेदर, जैसे किसी चीज को बांधने वाली रस्सी या धागा। हाँ, एग्जैक्टली, एक अदृश्य धागे की तरह। ये कॉन्ट्रैक्ट को उसकी अंडरलाइंग एसेट यानी जो मूल संपत्ति है उससे जोड़ के रखता है। मैं 4-5 एसेट क्लासेस के एग्जांपल देता हूं। हाँ प्लीज बताइए। एक तो हो गए मेटल्स जैसे सोना और चांदी। हाँ। दूसरा एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कच्चा तेल। हाँ। तीसरा एग्री कमोडिटीज जैसे गेहूं या चीनी। हाँ। और चौथा फाइनेंशियल एसेट्स जिसमें शेयर्स, बॉन्ड्स या फॉरेन एक्सचेंज आते हैं। अच्छा, तो मतलब अगर इन चारों में से किसी भी अंडरलाइंग एसेट की कीमत हिलेगी तो उस धागे से बंधे डेरिवेटिव की कीमत भी अपने आप हिलेगी। बिल्कुल सही पकड़ा। पर यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी लॉजिकल प्रॉब्लम दिख रही है। मैं सोच रही थी कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट की अपनी खुद की कोई वैल्यू ही नहीं है तो एक पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट सिर्फ इस धागे की ट्रेडिंग पर क्यों टिका हुआ है? बहुत वैलिड सवाल है। मतलब कोई एक ऐसी चीज क्यों खरीदेगा जिसका खुद का कोई वजूद ही नहीं है? क्योंकि वजूद भले ही ना हो, लेकिन वो चीज फ्यूचर के प्रॉफिट या लॉस की गारंटी तो दे रही है ना। आप इसको एक परछाई की तरह देख सकती हैं। परछाई? हाँ, कैसे? देखिए, परछाई का अपना कोई वजन नहीं होता, लेकिन अगर वो परछाई किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग की है तो गर्मी के मौसम में उससे मिलने वाली छांव की एक सॉलिड वैल्यू होती है। लोग उस छांव के लिए पे कर सकते हैं। ओह वाओ, ये काफी अच्छा पॉइंट है। इस परछाई वाले कॉन्सेप्ट को अगर हम एक रियल एस्टेट के देसी एग्जाम्पल से डिकोड करें तो शायद पिक्चर और क्लियर होगी। हाँ बिल्कुल, ट्राई कीजिए। तो मान लीजिए किसी इलाके में एक जमीन का टुकड़ा है। हाँ। अब उस जमीन की कीमत इस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि वहां पास होने वाला सरकार का नया हाईवे प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा होगा या नहीं। सही बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रेट बढ़ते हैं। राइट। तो अब वो हाईवे हो गया हमारा अंडरलाइंग एसेट। अगर हाईवे का काम बहुत तेजी से चलने लगता है तो आसपास की जमीन की कीमत अपने आप छलांग मारने लगती है। बिल्कुल। जमीन की ये जो बढ़ी हुई वैल्यू है ये पूरी तरह से उस हाईवे के स्टेटस से ही डिराइव हो रही है। अगर कल को सरकार बोले कि हाईवे कैंसिल तो जमीन की वैल्यू सीधा धराशायी। यही थेटरिंग का मेन प्रिंसिपल है ना। एग्जैक्टली। ये एनालॉजी मैकेनिज्म को एकदम परफेक्ट कैप्चर करती है और इसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल इंसान सदियों से करता आ रहा है। जैसे अभी आपने स्टार्ट में उन सिस्टर्शियन मोनास्ट्रीज का जिक्र किया था। हाँ, 13th सेंचुरी वाले मंक्स। राइट। वो 20 साल पहले इसलिए अपनी ऊन बेचते थे ताकि उन्हें आज ही एक बड़ी रकम मिल जाए जिससे वो अपने बड़े चर्च या कैथीड्रल बनवा सकें। अच्छा, तो कैश फ्लो का सीन था। बिल्कुल। और इटली के व्यापारियों को ये सिक्योरिटी मिल जाती थी कि फ्यूचर में ऊन की कोई कमी नहीं होगी, चाहे भेड़ों की कोई बीमारी क्यों ना आ जाए। दोनों का फायदा। लेकिन यार ये हिस्ट्री हमेशा इतनी सेफ तो नहीं रही होगी ना, क्योंकि मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। हाँ,
कहाँ सेफ था? इसी डॉक्यूमेंट में 1634 के उस फेमस ट्यूलिप मेनिया का भी जिक्र है। ओ बाप रे, ट्यूलिप मेनिया, जहां हॉलैंड में ट्यूलिप के फूलों के कॉन्ट्रैक्ट्स पर इतना भयंकर सट्टा लगा था कि पूरा का पूरा मार्केट ही क्रैश हो गया था। वही तो, एक फूल की कीमत एक घर के बराबर हो गई थी। सही में। तो अगर ट्यूलिप मेनिया ने डेरिवेटिव्स के इन डेंजरस खतरों को दुनिया के सामने रख दिया था, तो फिर एक रेगुलेटेड या स्ट्रक्चर्ड मार्केट की आखिर शुरुआत कैसे हुई? इसकी सबसे सॉलिड शुरुआत 17वीं सदी के आखिरी में जापान के दोजिमा में हुई थी। वहाँ एक चावल का वादा बाजार यानी राइस फ्यूचर्स मार्केट सेटअप किया गया था। जापान में चावल के लिए? हाँ, और ये कोई सट्टेबाजी या गैम्बलिंग के लिए नहीं बना था। इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल रीजन था। उस टाइम जापान में ना मौसम की मार और अलग-अलग सामंती युद्धों की वजह से चावल की कीमतों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता था। आई सी। तो बेसिकली अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा थी। अगर इसको हम अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझे तो दोजिमा का ये राइस फ्यूचर्स एक तरह से हमारी जो ट्रेडिशनल लोकल मंडी होती है, बिल्कुल वैसा ही मैकेनिज्म था। हाँ, मंडी वाला सिस्टम बिल्कुल फिट बैठता है इस पे। मतलब जहां एक किसान अपनी फसल की बुआई के टाइम ही इस टेंशन में रहता है कि यार 4 महीने बाद जब फसल कटेगी तब मार्केट में भाव क्या चल रहा होगा। सही बात है, वेदर रिस्क हमेशा रहता है किसान के पास। बिल्कुल, अगर अचानक बाढ़ आ गई या फिर बम्पर पैदावार हो गई तो भाव तो गिर सकते हैं। तो इस वेदर रिस्क से बचने के लिए वो किसान क्या करता है, पहले ही एक आरटीआई या मिडलमैन के साथ दाम तय कर लेता है। एग्जैक्ट वाई मैकेनिज्म। अब फसल अच्छी हो या खराब, किसान को टेंशन नहीं है क्योंकि उसको पता है कि उसको क्या भाव मिलने वाला है। उसने अपना रिस्क हेज कर लिया। और पता है, यही मंडी का कॉन्सेप्ट, जहां फ्यूचर के दाम आज तय हो रहे हैं, आगे चलकर पूरे ग्लोबल फाइनेंस की रीढ़ की हड्डी बन गया। क्या बात कर रहे हैं, इतने छोटे स्केल से शुरू होके। हाँ बिल्कुल, 1848 में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी सीबीओटी की स्थापना हुई और धीरे धीरे 1982-83 तक आते आते सीएमई और सीबीओई ने पूरे इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस की शुरुआत कर दी। 1980s में जाके इतना बड़ा शिफ्ट आया। लेकिन देखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन कोई रातों रात नहीं हुआ था। इस डॉक्यूमेंट में इस ग्लोबल एवोल्यूशन के 5 मेन कैटलिस्ट्स या उत्प्रेरक बताए गए हैं। पहला है एसेट प्राइस वॉलेटिलिटी। मतलब जब कीमतें बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती हैं। सही कहा, जब 1970 के दशक में दुनिया भर में करेंसी और इंटरेस्ट रेट्स अचानक से बहुत तेजी से हिलने लगे, तो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस को लगने लगा कि भाई अब तो बचाव की जरूरत है, हेजिंग करनी पड़ेगी। मेक सेंस, जब रिस्क बढ़ेगा तभी तो लोग प्रोटेक्शन ढूंढेंगे। बिल्कुल। दूसरा कैटलिस्ट है ग्लोबल इंटीग्रेशन, मतलब जब पूरी दुनिया के बाजार आपस में जुड़ने लगे। लेकिन जो तीसरा और सबसे बड़ा गेम चेंजिंग फैक्टर रहा, वो था टेक्नोलॉजिकल लेवरेज। ओह, टेक्नोलॉजी वाले इस पॉइंट को तो थोड़ा और डीपली एक्सप्लोर करना बनता है, क्योंकि मैं सोच रही थी पहले जहां ट्रेडिंग रिंग में लोग गोल घेरे में खड़े होकर हाथ हिलाते थे, पर्चियां फेंकते थे और चिल्ला चिल्ला कर ट्रेड करते थे, आज तो सब कुछ एल्गोरिथम्स कंट्रोल कर रहे हैं। जमीन आसमान का फर्क आ गया है। और टेक ने सिर्फ स्पीड थोड़ी ना बढ़ाई है, इसने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इतना ज्यादा कम कर दिया है कि आज हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग प्रैक्टिकल हो पाई है। 1 मिलीसेकंड के भी फ्रैक्शन में हजारों ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक एनालाइज किया। बिना टेक्नोलॉजी के तो आज के इस मैसिव डेरिवेटिव्स मार्केट की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब इसके बाद जो आखिरी 2 कैटलिस्ट्स हैं, वो हैं रिस्क लिटरेसी और कंटिन्यूअस इनोवेशन। रिस्क लिटरेसी मतलब लोगों में रिस्क को कैलकुलेट करने की मैथमेटिकल समझ आना। हाँ एग्जैक्टली। और कंटिन्यूअस इनोवेशन का मतलब है लगातार नए और कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को डिजाइन करते रहना मार्केट की डिमांड के हिसाब से। तो ये सारी चीजें मिलकर ग्लोबल पिक्चर बनाती है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक मस्त सवाल आ रहा है, अगर पूरी दुनिया में ये सिस्टम सेंचुरी से डेवलप हो रहा था, तो हमारा इंडिया इस पार्टी में इतना लेट क्यों पहुंचा? इंडियन मार्केट की शुरुआत और उसके फेज्ड रोल आउट की टाइमलाइन एक्चुअली थी क्या? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर रहा है भारत का। काफी स्ट्रक्चर्ड था। इसकी जो असली शुरुआत हुई वो 1990s के आखिर में हुई। हम इसको 4 मेन स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ओके, लेट्स हियर द स्टेप्स। स्टेप 1 था 1996 से 1998 के बीच डॉक्टर LC गुप्ता कमेटी का बनना। इनका मेन काम था एक बहुत ही सॉलिड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करना। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट सिफारिश ये की थी कि डेरिवेटिव्स को ऑफिशियली सिक्योरिटीज का दर्जा दिया जाए, ताकि उन्हें कोई प्रॉपर कानूनी मान्यता मिल सके ना। बिल्कुल, ताकि उन्हें लॉ के अंदर लाया जा सके। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को हम ना एक बड़ी टिपिकल बिग फैट इंडियन वेडिंग की तैयारियों जैसा देख सकते हैं। शादी की तैयारी,
वो कैसे? देखिए, डॉक्टर एलसी गुप्ता कमेटी एक तरह से परिवार के वो बुजुर्ग हैं जो सबसे पहले शादी का मेन वेन्यू, गेस्ट लिस्ट और सारे नियम तय करते हैं। उन्होंने एक तरह से रेगुलेटरी फाउंडेशन सेट कर दी। लेकिन सिर्फ वेन्यू बुक करने से तो शादी होती नहीं है, उसमें खर्चे और डिसिप्लिन का भी ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, बिना डिसिप्लिन के तो कियोस हो जाएगा। और बस यहीं से स्टेप 2 की एंट्री होती है। 1998 में प्रोफेसर जे.आर. वर्मा कमेटी बनाई गई। तो ये प्रोफेसर जे.आर. वर्मा शादी के केटरिंग और बजट वाले हेड हैं। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। अगर पिछली कमेटी ने वेन्यू तय किया, तो वर्मा कमेटी ने सेफ्टी और बजट संभाला। इन्होंने रिस्क कंट्रोलमेंट पर सबसे ज्यादा फोकस किया। मार्जिनिंग, नेटवर्थ क्राइटेरिया और रियल टाइम मॉनिटरिंग के ऑपरेशन रूल्स इन्हीं के थे। यार, ये मार्जिनिंग का जो मैकेनिज्म है ना, ये समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि मार्जिनिंग ही दरअसल वो चीज है जो इस पूरे सिस्टम को कोलैप्स होने से बचाती है। बिल्कुल, वो एक सेफ्टी नेट की तरह है। मतलब अगर किसी इंसान को मार्केट में करोड़ों का ट्रेड करना है, तो एक्सचेंज उससे पहले एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए 10 या 15% एज अ सिक्योरिटी एडवांस में रखवा लेता है। अगर बाजार में अचानक से कोई बड़ा क्रैश आता है, तो एक्सचेंज के पास वो मार्जिन अमाउंट एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। सही कहा, बिना इस शॉक एब्जॉर्बर के कोई भी एक्सचेंज बस ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। फिर इसके बाद आता है स्टेप 3। 1999 में SCRA यानी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में फाइनली अमेंडमेंट किया गया। SCRA अमेंडमेंट, ताकि डेरिवेटिव्स को लीगली डिफाइन किया जा सके। हाँ, और आखिरकार स्टेप 4 में मार्च 2000 में जाकर सरकार ने फॉरवर्ड ट्रेडिंग पर जो लगभग 30 साल पुराना बैन लगा हुआ था, उसको हटा दिया। वाह, 30 साल पुराना बैन। लेकिन यार एक बात सोचो, जब आपने सारे नियम बना ही लिए थे और बैन भी हटा दिया था, तो इस पूरे रोल आउट को इतने टुकड़ों में क्यों बांटा गया? टुकड़ों में? मतलब देखो, जून 2000 में सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर्स आए, फिर पूरा एक साल रुके, जून 2001 में जाकर इंडेक्स ऑप्शंस लाए, फिर जुलाई में स्टॉक ऑप्शंस आए और नवंबर 2001 में जाकर कहीं स्टॉक फ्यूचर्स लॉन्च हुए। मेरा सवाल है कि एक ही साथ सारे प्रोडक्ट्स धूमधाम से लॉन्च क्यों नहीं कर दिए? यहाँ आती है हमारे इंडियन रेगुलेटर्स की समझदारी। ये बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन था। देखिए, किसी भी नए और कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट को अगर आप एक साथ खोल देंगे ना, तो मार्केट में बहुत बड़ा सिस्टम शॉक आ सकता है। अच्छा, मतलब पैनिक ना फैले इसलिए? बिल्कुल। बाजार के जो ब्रोकर्स थे, इन्वेस्टर्स थे और खुद एक्सचेंज का जो सॉफ्टवेयर था, उन सबको इन नए प्रोडक्ट्स की आदत डालने और उनकी प्रॉपर टेस्टिंग के लिए टाइम चाहिए था। मेक सेंस। सिस्टम को सांस लेने की जगह चाहिए थी। और इंडेक्स फ्यूचर्स को सबसे पहले इसलिए लाए थे क्योंकि किसी एक अकेली कंपनी के शेयर को मैनिपुलेट करना आसान होता है, लेकिन पूरे के पूरे इंडेक्स को हिलाना या मैनिपुलेट करना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। आई सी, मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लो किसी नदी पर एक नया मल्टी लेन ब्रिज बना हो, तो शुरू में पहले दिन ही सारी लेन्स नहीं खोल दी जाती, पहले सिर्फ एक लेन खोली जाती है ताकि ट्रैफिक का फ्लो चेक हो। हाँ, और ब्रिज का वाइब्रेशन टेस्ट हो सके। एग्जैक्टली। जब अथॉरिटीज को लगता है कि सब कुछ सेफ है और ब्रिज लोड ले पा रहा है, तब जाकर धीरे धीरे बाकी की लेन्स खोली जाती हैं। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। अब देखिए, जब ये बाजार पूरी तरह से खुल चुका है, तो इसमें यूज होने वाले 4 मेन इंस्ट्रूमेंट्स को समझना जरूरी है: फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, स्वैप्स और ऑप्शंस। और मेरे ख्याल से इन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ डॉक्यूमेंट में जो OTC यानी ओवर द काउंटर और एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट का डिफरेंशिएशन है, वो भी काफी क्रूशियल है। बिल्कुल क्रूशियल है। इन दोनों बाजारों और इंस्ट्रूमेंट्स के बीच का जो फर्क है, वो बहुत ही बेसिक लेवल का है। देखिए, फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स दोनों ही एसेंशियली फ्यूचर की किसी एक स्पेसिफिक डेट पर एक तय कीमत में अंडरलाइंग एसेट को खरीदने या बेचने के अग्रीमेंट्स होते हैं। दोनों का काम सेम लग रहा है सुनने में तो। काम सेम है, लेकिन एनवायरनमेंट अलग है। फॉरवर्ड्स पूरी तरह से कस्टमाइज्ड होते हैं और OTC मार्केट में ट्रेड होते हैं, जबकि फ्यूचर्स स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं और उनको फॉर्मल एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है। अब ये कस्टमाइज्ड और स्टैंडर्डाइज्ड का फर्क किसी आम इंसान को थोड़ा सा थियोरेटिकल लग सकता है। इसको हमने एक रियल वर्ल्ड कॉर्पोरेट सिचुएशन से डिकोड करते हैं। हाँ, बिल्कुल, ट्राई कीजिए। मान लीजिए एक एयरलाइन कंपनी है जिसको ये डर सताने लगा है कि अगले 6 महीने में एविएशन फ्यूल यानी उनके हवाई जहाज के ईंधन के दाम बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे। ये डर तो एयरलाइंस को हमेशा ही रहता है। वही ना। तो अब वो सीधे किसी बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी के पास जाती है और एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है कि भैया देखो,
हमें फला तारीख को हमारे इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट पर इतने लाख लीटर फ्यूल इस फिक्स दाम पर चाहिए। ठीक है। अब ये जो डायरेक्ट प्राइवेट डील बनी, ये हुआ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये बिल्कुल उनकी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज्ड है। जैसे हम अपने मोहल्ले के दर्जी के पास जाकर अपने नाप से शर्ट सिलवाते हैं। दर्जी वाला एग्जाम्पल बढ़िया है, कस्टम फिट मिलता है वहाँ। राइट, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा रिस्क भी तो छिपा है। और वो रिस्क है काउंटर पार्टी रिस्क। अगर 6 महीने बाद वो ऑयल रिफाइनरी बैंकरप्ट हो जाए या किसी रीजन से कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से मना कर दे, तो एयरलाइन कंपनी तो बुरी तरह फंस जाएगी ना। बिल्कुल, क्योंकि उनके हवाई जहाज तो जमीन पर खड़े रह जाएंगे फ्यूल के बिना। वही तो, क्योंकि ये ओटीसी बाजार है, यहाँ इन दोनों के अलावा कोई तीसरी पार्टी इनके डील की गारंटी नहीं ले रही। ये सिर्फ 2 प्राइवेट पार्टीज के भरोसे पर चल रहा है। दर्जी अगर कपड़ा लेकर भाग गया तो आप क्या करोगे? सही बात है। और इसके ठीक ऑपोजिट होता है एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट, जहां पर फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं। हाँ, वहां का सिस्टम बिल्कुल अलग है। यहाँ एयरलाइन कंपनी किसी रिफाइनरी से डायरेक्ट जाकर माथापच्ची नहीं करती, वो सीधा एक्सचेंज पर जाती है और कच्चे तेल के जो स्टैंडर्डाइज्ड लॉट्स होते हैं उनको खरीद लेती है। यहाँ जैसे मॉल से ब्रांडेड शर्ट खरीदते हैं हम लोग, साइजेस फिक्स्ड है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। सही बात है। डिलीवरी का साइज, क्वालिटी और एक्सपायरी डेट सब कुछ उस एक्सचेंज ने पहले से फिक्स कर रखा है। एयरलाइन यहाँ आपस में थोड़ा भी मोल भाव नहीं कर सकती, पर बदले में उसको एक बहुत बड़ी गारंटी मिलती है। और वो गारंटी देता कौन है? वो देता है क्लियरिंग कॉरपोरेशन। देखिए, NISM एग्जाम के फोकस से अगर हम इसको देखें तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या करता है? वो हर एक ट्रेड के ठीक बीच में आकर बैठ जाता है। बीच में मतलब मीडिएटर बन जाता है। मीडिएटर से थोड़ा बढ़कर वो बायर के लिए सेलर बन जाता है और सेलर के लिए बायर बन जाता है। कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन अपने पास जो पहले से रखा हुआ मार्जिन का पैसा है, उससे उस डिफॉल्ट वाले नुकसान की भरपाई कर देता है। इसलिए एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में काउंटर पार्टी रिस्क लगभग 0 हो जाता है। ये मैकेनिज्म तो सच में बहुत सॉलिड बनाया है। अच्छा, अब हम तीसरे इंस्ट्रूमेंट पर आते हैं, यानी स्वॉप्स पर। यहाँ ना मुझे हमेशा से थोड़ा कंफ्यूजन रहा है। अगर फॉरवर्ड्स ऑलरेडी फ्यूचर की कीमत को लॉक कर ही देते हैं, तो फिर अलग से इन स्वॉप्स की आखिर जरूरत ही क्या है? स्वॉप्स एक्चुअली किसी एक सिंगल डिलीवरी या ट्रांजैक्शन के लिए डिजाइन नहीं होते। ये दरअसल फ्यूचर के मल्टीपल कैश फ्लोज को आपस में एक्सचेंज करने का एक लंबा एग्रीमेंट होता है। मल्टीपल कैश फ्लोज? थोड़ा आसान भाषा में बताइए। मान लीजिए किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने बैंक से फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर बहुत बड़ा लोन लिया है, जहां हर साल ब्याज दरें RBI के हिसाब से बदलती रहती हैं। हाँ, फ्लोटिंग रेट लोन्स तो कॉमन है। अब वो कंपनी इस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए उसको एक फिक्स्ड रेट में बदलना चाहती है, तो वो किसी दूसरे बैंक के साथ एक इंटरेस्ट रेट स्वैप एंटर कर सकती है। ये बस एक तरह से कई सारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की एक लंबी सीरीज हैं जो सालों तक चलती रहती हैं। ओके, अंडरस्टूड। बेसिकली बार बार नई डील करने के बजाय एक ही सीरीज सेट कर ली। और अब आखिर में आते हैं ऑप्शंस पर। ये शायद आजकल रिटेल इन्वेस्टर्स में सबसे ज्यादा फेमस हो रखा है। पॉपुलर तो है, पर लोग इसको समझते कम है। ऑप्शंस का पूरा आर्किटेक्चर बाकी तीनों से एकदम अलग है। हाँ, क्योंकि ये बायर को एक तय कीमत पर एसेट खरीदने या बेचने का अधिकार यानी राइट तो देता है, लेकिन उस पर कोई दबाव या ऑब्लिगेशन नहीं थोपता। राइट या अधिकार को फ्री में तो कोई देगा नहीं। इसे खरीदने के लिए बायर को शुरुआत में ही सामने वाले को एक कीमत चुकानी पड़ती है, जिसको मार्केट की लैंग्वेज में प्रीमियम कहते हैं। इसका मैकेनिज्म ना मुझे बिल्कुल रियल एस्टेट सेक्टर में दिए जाने वाले उस टोकन मनी के सिस्टम जैसा लगता है। टोकन मनी? हाँ, काफी मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। मतलब मान लीजिए कोई इंसान एक प्रॉपर्टीज देखने जाता है, उसको एक प्रॉपर्टी काफी पसंद आ जाती है जिसकी आज की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। वो बिल्डर को 1 लाख रुपए एज ए टोकन अमाउंट दे देता है। एक अग्रीमेंट साइन हो जाता है कि 3 महीने बाद वो उस प्रॉपर्टी को 1 करोड़ में ही खरीदेगा। ठीक है, उसने अपना रेट लॉक कर लिया। राइट। अब उस इंसान के पास वो प्रॉपर्टी खरीदने का पूरा अधिकार आ गया है। अब सोचिए 3 महीने बाद उस इलाके में जमीन की कीमत बढ़कर 1 करोड़ 20 लाख हो जाती है। तो वो अपना अधिकार यूज करेगा और 1 करोड़ में खरीद लेगा, सीधा 20 लाख का प्रॉफिट। एग्जैक्टली। लेकिन अगर मान लो कीमत गिरकर 80 लाख ही रह जाए मार्केट में, तो क्या वो पागल है जो उसको 1 करोड़ में खरीदेगा? बिल्कुल नहीं, वो सीधा डील कैंसिल करेगा। वही तो, यहाँ उस पर कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है ना। उसने डील तोड़ी तो उसका नुकसान कितना हुआ? सिर्फ वो 1 लाख रुपए का टोकन, यानी जो प्रीमियम उसने स्टार्ट में दिया था, बस वही डूबेगा ना। आपने ऑप्शंस के इस पूरे रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल को एकदम सटीक तरीके से डिकोड कर दिया है।
ऑप्शंस बायर का जो नुकसान है वो सिर्फ उसके दिए गए प्रीमियम तक ही लिमिटेड रहता है, लेकिन उसका जो प्रॉफिट या रिवॉर्ड है वो थियोरेटिकली अनलिमिटेड हो सकता है। ये ऑप्शंस बायर का सेफ्टी नेट है। बिल्कुल। अब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि मार्केट में इस पूरे इकोसिस्टम को आखिर चला कौन रहा है। डॉक्यूमेंट के अगले हिस्से में मार्केट पार्टिसिपेंट इकोसिस्टम के 3 मेन खिलाड़ियों का जिक्र किया गया है। 3 खिलाड़ी, हेजर्स, स्पेक्युलेटर्स और आर्बिट्राजर्स। हेजर्स का जो मेन मोटिव है वो तो बहुत ही साफ है। वो बाजार में कोई लालच या बड़ा मुनाफा कमाने नहीं आए हैं। वो इफेक्टिवली रिस्क शेडर्स हैं। हाँ, जैसे वो एयरलाइन कंपनी जिसका भी एग्जाम्पल लिया था, उनका आसानी से बस हवाई जहाज उड़ाने का बिजनेस है। तेल की कीमतों पर सट्टा लगाना उनका कोर काम नहीं है। बिल्कुल। वो इन डेरिवेटिव्स का यूज सिर्फ और सिर्फ अपने कोर बिजनेस के रिस्क को कम करने के लिए करते हैं, सेफ प्ले करते हैं। लेकिन देखिए, हर मार्केट के लिए उसका एक दूसरा पक्ष होना भी जरूरी है। अगर हेजर अपना रिस्क ट्रांसफर कर रहा है, उसको अपने से दूर कर रहा है, तो सामने कोई तो होना चाहिए ना जो उस रिस्क को रिसीव कर रहा हो। तभी तो बैलेंस बनेगा। और यही एंट्री होती है स्पेक्यूलेटर्स या ट्रेडर्स की, जिन्हें रिस्क एब्जॉर्बर्स कहा गया है। एग्जैक्टली। इनका अपना खुद का कोई अंडरलाइंग फिजिकल बिजनेस नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर की कीमतों का एक अनुमान लगाते हैं और ज्यादा लेवरेज का फायदा उठाकर मुनाफा कमाने के लिए इंटेंशनली रिस्क लेते हैं। इन पार्टिसिपेंट्स को ना मैं मोहल्ले के क्रिकेट मैच के एग्जाम्पल से देखती हूँ। हेजर्स उस सेफ खेलने वाले बैट्समैन की तरह हैं जो चाहते हैं कि बस सिंगल डबल आए पर उनकी विकेट बची रहे। वो रिस्क शेड करते हैं। और स्पेक्यूलेटर्स वो अग्रेसिव खिलाड़ी हैं जो हर बॉल पर छक्का मारने का रिस्क लेते हैं ताकि मैच जीत सकें। हाँ, ये क्रिकेट वाली एनालॉजी काफी फिट बैठती है। लेकिन जो इनकी तीसरी कैटेगरी है, आर्बिट्राजर्स, ये यार मुझे पर्सनली बाजार का सबसे इंटरेस्टिंग और थोड़ा मिस्टीरियस हिस्सा लगता है। डॉक्यूमेंट में इन्हें द इन्फोर्सर्स ऑफ इक्विलिब्रियम बोला गया है। पर ये लोग मार्केट में ये इक्विलिब्रियम या संतुलन आखिर लागू करते कैसे हैं? आर्बिट्राजेस का ना काम ही यही है कि बाजार में कहाँ खामियां हैं या प्राइसिंग में कहाँ डिफरेंस है, उसको ढूंढना और उस गैप से बिना कोई रिस्क उठाए सीधा मुनाफा कमाना। ये लोग एक मार्केट से सस्ते में खरीदते हैं और उसी नैनो सेकंड में दूसरे मार्केट में थोड़ा महंगे दाम पर बेच देते हैं। अच्छा, इसको अगर हम थोड़े रियल नंबर्स के साथ देखने की कोशिश करें, मान लीजिए रिलायंस या किसी भी बड़ी कंपनी का शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई पर 500 रुपए का ट्रेड कर रहा है। ठीक है, एनएसई पर 500। और किसी टेक्निकल ग्लिच या डिले की वजह से ठीक उसी पल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई पर उसका भाव 505 रुपए दिख रहा है। तो एक आर्बिट्राजर क्या करेगा? वो तुरंत एनएसई पर 500 में शेयर खरीदेगा और फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में बीएसई पर वही शेयर 505 में बेच देगा। और उसने तुरंत 5 रुपए का कंप्लीटली रिस्क फ्री मुनाफा कमा लिया बिना किसी टेंशन के। पर इससे मार्केट का क्या भला हुआ? इसका इम्पैक्ट मार्केट पर बहुत गहरा पड़ता है। देखिए, जब वो आर्बिट्राजर एनएसई पर भारी खरीदारी करता है तो वहां सडन डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ने से कीमत अपने आप ऊपर जाने लगती है। ओह, ओके। और दूसरी तरफ जब वो बीएसई पर बल्क में बेचता है तो वहां सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे वहां कीमत नीचे आने लगती है। रिजल्ट ये होता है कि कुछ ही मिनटों या सेकंड्स में दोनों एक्सचेंजेस पर कीमत लगभग 502 या 503 पर आकर बराबर हो जाती है। वाओ, ये मैकेनिज्म तो सच में जीनियस है। इसी पूरी प्रोसेस को मार्केट की भाषा में प्राइसिंग एफिशिएंसी कहा जाता है। यही वो इक्विलिब्रियम है। ये सारे थ्योरेटिकल मैकेनिज्म अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ हमें थोड़ा क्रिटिकली भी सोचना चाहिए। डॉक्यूमेंट में मार्केट सिग्निफिकेंस की बहुत तारीफ की गई है कि भाई ये डेरिवेटिव सिस्टम इकोनॉमी के लिए एकदम जरूरी है। हाँ, सिग्निफिकेंस तो है इसकी। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी या जमीनी हकीकत देखें तो स्पेक्यूलेटर्स जो दिन भर बैठकर कर रहे हैं, क्या वो डीपली सिर्फ एक थोड़ी एडवांस्ड किस्म की सट्टेबाजी या गैम्बलिंग नहीं है? आखिर इस रोज के स्पेक्यूलेशन से पूरे फाइनेंशियल सिस्टम या रियल इकोनॉमी को फायदा क्या मिल रहा है? देखिए, आपका ये सवाल बहुत ही नेचुरल है और आमतौर पर सब यही पूछते हैं। लेकिन NISM डॉक्यूमेंट इसकी 3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग और लॉजिकल जवाब देता है। पहला रीजन है माइग्रेशन टू ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स, मतलब असंगठित से संगठित की तरफ जाना। बिल्कुल। सट्टेबाजी इंसान के लिए कोई नई चीज थोड़ी ना है। ये तो हजारों सालों से बिना किसी रिकॉर्ड के, छुप के और अनौपचारिक तरीकों से होती आ रही है। डेरिवेटिव्स बाजार एक्चुअली इस पूरी अनस्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी को एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड और ट्रांसपेरेंट सिस्टम के अंदर ले आते हैं, जहां कंटिन्यूअस सर्वेलेंस और मार्जिनिंग जैसे रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म्स हर वक्त काम करते रहते हैं।
मतलब इसका वही लॉजिक हो गया कि गली मोहल्ले में जो अंधेरे में सुषुप्त एक्टिविटी चल रही थी उसको वहां से निकालकर एक फ्लड लाइट्स वाले आलीशान स्टेडियम में ले आना जहां कैमरा में हर एक सिंगल मूव रिकॉर्ड हो रहा है। एकदम परफेक्ट पॉइंट। दूसरा बड़ा फायदा इस सिस्टम का है एफिशिएंट रिस्क ट्रांसफर। आप इसको एक बड़े इंश्योरेंस सिस्टम की तरह देखिए। ये इफेक्टिवली रिस्क को उन हेजेस से निकालता है, जैसे कि एयरलाइंस, किसान या एक्सपोर्टर्स जो टेंशन नहीं लेना चाहते, और उस रिस्क को उन स्पेक्युलेटर्स तक सेफली ट्रांसफर करता है जिनके पास एडवांस्ड एनालिसिस की मशीन्स हैं, टेक्नोलॉजी है और सबसे बढ़कर वो लॉस उठाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। राइट, रिस्क उनके पास गया जो उसको हैंडल कर सकते हैं। और तीसरा फायदा? तीसरा और सबसे अहम फायदा है सुपीरियर प्राइस डिस्कवरी। जब बाजार में अचानक से लाखों लोग अलग अलग देश और बैकग्राउंड से अपना अपना अनुमान लगाते हैं, तो उन सब के कलेक्टिव विजडम से फ्यूचर में किसी कमोडिटी या शेयर की एक फेयर और सही कीमत तय करने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। ये पॉइंट्स काफी वैलिड है। सिस्टम का बेसिक डिजाइन तो सच में बहुत मजबूत लग रहा है। लेकिन देख यार, जहां लेवरेज होता है वहां भारी जोखिम या रिस्क तो होता ही है। डॉक्यूमेंट के जो आखिरी हिस्से में ना टैक्सोनॉमी ऑफ रिस्क को पूरा डीकोड किया गया है। तो ट्रेडिंग में स्पेसिफिकली कौन-कौन से स्ट्रक्चरल रिस्क्स शामिल होते हैं जिनसे बचाव बहुत जरूरी है? रिस्क को बेसिकली उन्होंने दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है ट्रेडिंग एंड क्रेडिट रिस्क। इसके अंदर सबसे कॉमन आता है प्राइस रिस्क, मतलब जब कोई ट्रेडर अपनी रिसर्च करके यही सोचकर पोजीशन लेता है कि मार्केट तो पक्का ऊपर जाएगा, लेकिन अचानक से मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में या नीचे चला जाए। ये तो सबसे बेसिक रिस्क हो गया जो ट्रेडर खुद अपने फैसले से ले रहा है। और ओटीसी वाला भी इसी में आएगा ना? हाँ, इसमें वो काउंटर पार्टी रिस्क भी शामिल है जिसके बारे में हमने फॉरवर्ड्स और ओटीसी मार्केट्स के कॉन्टेक्स्ट में अभी डिस्कस किया था। लेकिन जो उनकी दूसरी कैटेगरी है जिसको एग्जीक्यूशन एंड स्ट्रक्चरल रिस्क्स कहा गया है, वो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि यार ये तो आम इन्वेस्टर के किसी कंट्रोल में होती ही नहीं है। इसमें एक टर्म है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क बहुत बड़ा हेडेक बन सकता है कभी-कभी। वही ना, मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने ऑप्शन में या फ्यूचर में कोई पोजीशन ले ली, लेकिन कुछ दिन बाद जब उसको अपना मुनाफा या नुकसान बुक करने के लिए उस पोजीशन को काटना है, तो मार्केट स्क्रीन पर उसके सामने उसको खरीदने या बेचने वाला कोई है ही नहीं, डिमांड ही नहीं है। वो बेचारा एक इलिक्विड या सूखे हुए कॉन्ट्रैक्ट में बुरी तरह फंस जाता है। सही में लिक्विडिटी का सूख जाना सबसे डरावना सिनेरियो होता है। और अगर हम स्पेसिफिकली NISM एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो एक और बहुत ही क्रिटिकल रिस्क वहां मेंशन्ड है और वो है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क, इसमें क्या क्या आता है? इसके अंदर आपकी इंटरनल कंपनी के लेवल के इश्यूज आते हैं, जैसे किसी एम्प्लॉय ने फ्रॉड कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन ठीक से मेंटेन नहीं की, या सबसे बड़ा पॉइंट खराब डिजास्टर प्लानिंग। ये डिजास्टर प्लानिंग वाला पॉइंट बड़ा ही सच और प्रैक्टिकल लगता है रियल लाइफ में। इसको समझने के लिए आम पब्लिक का एक सोसाइटी ऑफिस वाला एग्जाम्पल लेते हैं। सोसाइटी ऑफिस की प्लानिंग, ये कैसे रिलेट हो गया यहाँ? इमेजिन कीजिए कि आपकी रेजिडेंशियल सोसाइटी के ऑफिस में रात को आग लग जाए और उस पुरानी मैनेजिंग कमेटी के पास मेंटेनेंस और लोगों के पैसों का कोई डिजिटल या बैकअप रजिस्टर ही ना हो, पूरा फिजिकल रिकॉर्ड जलकर खाक। यही बेसिकली इनएडिक्वेट डिजास्टर प्लानिंग होती है। ये बहुत सॉलिड एनालॉजी है, एकदम एक्यूरेट। अब सोसाइटी तो चलो छोड़ो, लेकिन अगर वही सेम डिजास्टर किसी बहुत बड़ी ब्रोकरेज फर्म के डेटा सेंटर में हो जाए और उनके पास अपने क्लाइंट्स के उन करोड़ों फ्यूचर ट्रेड्स का कोई रियल टाइम क्लाउड बैकअप या रिमोट सर्वर ही ना हो, तो भारी तबाही मच जाएगी बाजार में। एग्जैक्टली। अगर वहां सिस्टम सिर्फ 1 घंटे के लिए भी ऑफलाइन या डाउन चला जाए ना, तो मार्केट में लेने के देने पड़ जाएंगे। यही दरअसल ऑपरेशनल रिस्क का मेन रूप है। तो अब इन सब अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस खतरों के बीच इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए हमारे रेगुलेटर्स आजकल क्या कर रहे हैं? रेगुलेटर्स ने इस पूरी चीज को हैंडल करने के लिए इन्वेस्टर के लेवल पर ही एक बहुत ही सख्त सुरक्षा की लेयर बनाई है। इसे टेक्निकल भाषा में मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट कहते हैं। इंडिया में रूल्स के हिसाब से कोई भी रजिस्टर्ड ब्रोकर किसी भी नए क्लाइंट को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में तब तक एक भी ट्रेड नहीं करने दे सकता जब तक वो क्लाइंट इस पूरे डॉक्यूमेंट को खुद पढ़कर सिग्नेचर ना कर दे। ये मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट वाला कॉन्सेप्ट तो मुझे काफी हद तक किसी बड़े कमर्शियल बैंक के भारी भरकम लोन एग्रीमेंट जैसा लगता है। हाँ, वैसा ही रिगरस होता है ये। जैसे बैंक किसी भी नई बिजनेस एंटिटी को करोड़ों रुपए का बिजनेस लोन देने से पहले
50 बार ये प्रॉपर असेसमेंट करता है ना कि भाई इस बिजनेस का मंथली कैश फ्लो इतना मजबूत है भी या नहीं कि कल को ईएमआई चुका पाए, वैसे ही। बिल्कुल। और इस चेक करने के प्रोसेस को फाइनेंस और बैंकिंग की लैंग्वेज में सूटेबिलिटी असेसमेंट कहा जाता है, क्योंकि जैसा हमने पहले डिस्कस किया, डेरिवेटिव्स इनहेरेंटली लेवरेज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। यहां पर एक बहुत ही छोटा सा अपफ्रंट मार्जिन अमाउंट देकर कई लाखों या करोड़ों का मैसिव ट्रेड ओपन किया जा सकता है। लेवरेज सीधे शब्दों में धार वाली तलवार है। सही बात। इसलिए रेगुलेटर्स का ये डॉक्यूमेंट ये फर्मली तय करता है कि क्या उस नए क्लाइंट के पास एक्चुअली में पर्याप्त फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, क्या उस इंसान को डेरिवेटिव ट्रेडिंग का कोई प्रैक्टिकल अनुभव है, और सबसे जरूरी सवाल, क्या उसका अपना इंटरनल रिस्क टॉलरेंस इतना बड़ा है कि अगर उसका पूरा का पूरा मार्जिन का पैसा लॉस में डूब जाए तब भी उसकी पर्सनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या घर के खर्चों पर कोई असर ना पड़े। क्योंकि रियलिटी ये है कि ये एफएनओ का बाजार हर किसी आम आदमी के लिए नहीं बना है। बिल्कुल, सूटेबिलिटी चेक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है इन्वेस्टर के लिए। तो अगर अब हम अपने इस पूरे डिस्कशन को समेटने की कोशिश करें या समराइज करें, तो एनआईएसएम का ये जो पहला चैप्टर हमने देखा, ये सच में इस मॉडर्न फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का एक मास्टर ब्लूप्रिंट सर्व करता है। हाँ, कंप्लीटली बेस एकदम सेट कर देता है। हमने इस चैप्टर से ये समझा कि कैसे ये पूरा का पूरा इतना बड़ा आर्किटेक्चर बेसिकली एक सिंगल प्राइसिंग टेथर पर ही टिका हुआ है। फिर हमने देखा कि ग्लोबल बाजारों में जापान के दोजीमा राइस फ्यूचर्स से शुरू होकर आज की कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथमिक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग तक का लंबा सफर आखिर क्या रहा, और साथ ही इंडिया ने किस तरह समझदारी से स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क और मार्जिन रिस्क मैनेजमेंट लगाते हुए अपने बाजार को धीरे धीरे खोला, और फाइनली कैसे वो इनविजिबल क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस बीच में आकर काउंटर पार्टी रिस्क को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। और पता है, इन सब चीजों से ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि ये डॉक्यूमेंट सोसाइटी में मौजूद उस एक बहुत बड़ी गलतफहमी को बिल्कुल दूर कर देता है कि डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ एक तरह का लीगल जुआ या सट्टेबाजी है। असलियत में ये डेरिवेटिव्स पूरी दुनिया की मैक्रो इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही जरूरी और स्ट्रॉन्ग शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, बशर्ते लोग इनको सही रूल्स और प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर ऑपरेट करें और डिसिप्लिन मेंटेन रखें। ये ट्रूली एक बहुत ही सॉलिड और बैलेंस्ड कंक्लूजन निकाला है हमने आज की इस चर्चा से। लेकिन देखिए, इस इतनी गहरी और टेक्निकल चर्चा को आखिरी मोड़ देने से पहले या ख़त्म करने से पहले मैं चाहूंगी कि हम ना एक बहुत ही क्रिटिकल थॉट पर थोड़ा मंथन करके सोचें। हाँ जरूर, बताइए क्या थॉट है। सोचकर देखिए, सदियों पहले जापान में बस मौसम की उन अचानक पैदा होने वाली अनिश्चितताओं से किसानों की खेती को बचाने के लिए जो रॉ डेरिवेटिव्स एग्रीमेंट्स वहां शुरू किए गए थे, आज वही कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते बढ़ते फॉरेन करेंसी और पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट इंडेक्स तक पहुंच चुका है। सही बात है, जर्नी तो फिनोमिनल रही है। तो आज जिस तेजी से पूरी दुनिया बदल रही है ना, जहां क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया के अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं के लिए अब सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल रिस्क बन चुका है, और डिजिटल इन्फॉर्मेशन या हमारा डेटा शायद आज की डेट में दुनिया की सबसे कीमती कमोडिटी बन गया है, तो क्या वो दिन सच में दूर है जब हम इन्हीं फ्यूचर बाजारों के अंदर किसी शहर के अनप्रिडिक्टेबल टेम्परेचर या कार्बन इमिशन के बचे हुए कोटा या फिर उन बड़ी बड़ी टेक कंपनियों द्वारा रोज इस्तेमाल किए जाने वाले हमारे अपने डिजिटल डेटा की हिडन वैल्यू पर भी ऐसी हाईली कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स को ओपन मार्केट में ट्रेड होते हुए देखेंगे? दैट इज एक्चुअली माइंड ब्लोइंग। मतलब डेटा और क्लाइमेट पर डेरिवेटिव्स, है ना? ये सच में एक ऐसा थॉट प्रोवोकिंग आइडिया है जो ना सिर्फ फाइनेंस की स्टूडेंट्स को बल्कि सबको सोचना चाहिए, क्योंकि आने वाले डेकेड्स में यही शायद फ्यूचर मार्केट्स की एग्जैक्ट दिशा और नया आकार तय करेगा। खैर, इस पर सोचना जरूर। आज के इस जबरदस्त और ज्ञानवर्धक मेंटोरिंग सेशन में मेरे साथ जुड़ने और एनआईएसएम के इस चैप्टर के इतने भारी और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में हम सबके लिए डिकोड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत मजा आया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के एक हाईली स्ट्रक्चर्ड और हिस्टोरिकल नॉलेज के प्रॉपर रेफरेंस पॉइंट के साथ बाजार की इन डेप्थ वर्किंग को बारीकी से समझना हमेशा से ही मेरे लिए एक बेहतरीन और रिच अनुभव होता है। फिर मिलते हैं।